नमस्कार, कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं साइंस के 25 क्वेश्चन की एमसीक्यू वीडियो। तो डेली की तरह आज भी हम लोग पढ़ेंगे साइंस के 25 क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक लिया गया है वो लिया गया है स्वरमापी और डॉपलर प्रभाव से। साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक स्वरमापी और डॉपलर प्रभाव से आज की वीडियो है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुले आर्गन पाइप में तीसरी सन्नादी आवृत्ति को कहते हैं। खुले आर्गन पाइप में तीसरी सन्नादी आवृत्ति को कहते हैं, तो इसे कहते हैं द्वितीयक अधिस्वरक। क्या कहते हैं? द्वितीयक अधिस्वरक। खुले आर्गन पाइप में तीसरी सन्नादी आवृत्ति को द्वितीयक अधिस्वरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो 25 सेंटीमीटर लंबे खुले पाइप की मूल आवृत्ति क्या होगी? तो जितनी चाल है उतनी ही आवृत्ति हो जाएगी और इसका उत्तर होगा 340 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 340 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग किसी वायु स्तंभ में संपीड़नों और विरलनों के रूप में गुजर रही है। क्रमिक संपीड़नों और विरलनों में संपीड़न का मतलब होता है जहाँ पर ध्वनि तरंगे सिकुड़ जाती हैं उसको संपीड़न कहते हैं, और जहाँ पर ध्वनि तरंगे दूर दूर होती हैं उसे क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग किसी वायु स्तंभ में संपीड़नों और विरलनों के रूप में गुजर रही है। क्रमिक संपीड़नों और विरलनों में, तो इसमें 4 ऑप्शन है। घनत्व तो अचर रहता है, बायल के नियम का पालन होता है, वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दोलन करता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। यानी संपीड़न और विरलन के बीच जो जगह होती है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति घटती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है या शून्य हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है, ताप बढ़ने से आर्गन पाइप की आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डोरी की कंपन आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो डोरी में तनाव होगा पहले से। यानी आवृत्ति को कह रहा है कि दुगुना कर दिया जाए, कंपन आवृत्ति को दुगुना कर दिया जाए तो डोरी में तनाव का मान क्या होगा? तो आवृत्ति दुगनी होने से तनाव जो हो जाता है वो 4 गुना हो जाता है। यानी टी बराबर होता है, तनाव जो होगा वो 2F के इक्वल होगा। तो आवृत्ति को अगर हम दुगुना करेंगे तो तनाव भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक तने तार के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति 50% बढ़ाने के लिए इसका तनाव बढ़ाना चाहिए। यानी देखिए, आपकी आवृत्ति 50% बढ़ाना है तो इसका तनाव बढ़ाना चाहिए। तो इसका तनाव हमको 150% बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? 150%। पिछले क्वेश्चन की तरह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किसी तने हुए तार की त्रिज्या घटाकर आधी कर दी जाए तो प्रारंभिक मान की तुलना में नई तरंग की चाल होगी। तो प्रारंभिक मान की तुलना में नई तरंग की जो चाल होगी, अगर आवृत्ति आधी होगी तो नई तरंग की चाल क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। आवृत्ति कम, चाल कितनी हो जाएगी? दुगनी। अगला क्वेश्चन है, किसी तनी हुई डोरी में मूल स्वर की आवृत्ति को दुगना करने के लिए इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3/4 गुना कर दी जाती है। तनाव को किस गुणक में परिवर्तित करना होगा? तो इसका राइट आंसर है 9/4। किसमें कन्वर्ट करना होगा? 9/4 गुणक में कन्वर्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार का तनाव 19% से बढ़ रहा है, आवृत्ति में प्रतिशत कमी कितना होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10%। कितना होगा? 10% इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंगे तने हुए तार का वेग, अनुप्रस्थ तरंग में तने हुए तार का वेग निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर निर्भर नहीं करता, बाकी जो है घनत्व पर, त्रिज्या पर, तनाव पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है लोहा तथा एल्युमिनियम से बने एक समान व्यास के दो तार समान तनाव बल से खींचे गए हैं। कौन से तार में अनुप्रस्थ कंपनों की चाल अधिक होगी? तो एल्युमिनियम तार में। किसमें अधिक होगी? एल्युमिनियम तार में अनुप्रस्थ कंपनों की चाल अधिक होगी। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? पिछले भी सेट में ये क्वेश्चन था। सितार के तार में जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो अप्रगामी अनुप्रस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अप्रगामी अनुप्रस्थ। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि तरंग में, प्रकाश तरंग में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो डॉपलर प्रभाव दोनों में लागू होता है, ध्वनि और प्रकाश तरंगों दोनों में लागू होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यानी अगर स्रोत और श्रोता एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनके बीच जो ध्वनि की आवृत्ति है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन यानी जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी जिसका इंजन सीटी बजा रहा है प्लेटफॉर्म की ओर आ रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा सुनी गई सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में, तो अगर आ रहा है सामने आ रहा है, अगर दूरी घट रही है तो अधिक होगी, अगर दूरी बढ़ रही है तो कम होगी। ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये है ट्रेन। अगर ट्रेन आ रही है तो दोनों के बीच की दूरी कम होती जाएगी, इस समय आवृत्ति बढ़ जाएगी। अगर ये ट्रेन जा रही होती तो दूरी बढ़ रही होती और आवृत्ति क्या होती? घट जाती। इसी घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब श्रोता किसी स्थिर ध्वनि से दूर जा रहा होता है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि अब दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव होता है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव होता है प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की गति के कारण। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की गति के कारण, यानी स्रोत है और ये स्रोत को देखने वाला है, दोनों के बीच गति में परिवर्तन के कारण ही डॉपलर प्रभाव होता है। एक तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, स्पेक्ट्रम में इसकी रेखाएं किस भाग की ओर विस्थापित होंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाल रंग की तरफ। किस भाग की ओर विस्थापित होंगी? लाल रंग की तरफ विस्थापित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव निर्भर नहीं करता है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव निर्भर नहीं करता है तो श्रोता के वेग पर निर्भर नहीं करता है, स्रोत के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? स्रोत के ऊपर। अगला है एक यात्री चलती हुई ट्रेन में बैठा है जिसका इंजन सायरन बजा रहा है। यात्री को सुनाई पड़ने वाली सायरन की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की सापेक्ष, तो ट्रेन में बैठा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी लगभग समान ही रहेगी तो उसको हमेशा समान आवृत्ति ही सुनाई देगी। एक श्रोता ध्वनि के वेग से एफ आवृत्ति के ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है। श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति, तो आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ओके।
एक ध्वनि स्रोत तथा श्रोता स्थिर हैं। यदि इनके बीच वायु का वेग बढ़ जाए तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? तो वायु के वेग से ध्वनि की आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर स्रोत और श्रोता स्थिर हैं तब। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव होता है सममित असममित दोनों। तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव जो होता है वो सममित होता है। क्या होता है? प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सममित होता है। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? रिकेट्स बीमारी आप सभी को मालूम है विटामिन डी के कारण होती है। किसके कारण होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको मालूम है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। एक तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है, स्पेक्ट्रम में इसकी रेखाएं किस भाग की ओर विस्थापित हो जाएंगी? तो नीले रंग की तरफ। किधर विस्थापित हो जाएंगी? नीले रंग की तरफ। अब इसमें बैगनी है नहीं तो नीले रंग की तरफ विस्थापित हो जाएंगी। तो आज की 25 की क्वेश्चन की वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और इस तरीके की वीडियो हम रेगुलर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद।